नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। किसान मित्रों, आप यदि ऑर्गेनिक खेती करते हैं, आप जैविक खेती करते हैं, आप अपने खेत में अपनी फसल में किसी तरह के रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो मत करिए, क्योंकि इसके बावजूद भी आपके खेत को, आपकी फसलों को किसी नाइट्रोजन की आवश्यकता है। नाइट्रोजन की तो आवश्यकता है, किसी यूरिया की आवश्यकता नहीं, किसी डीएपी की आवश्यकता नहीं, किसी एमओपी की आवश्यकता नहीं, किसी पोषक तत्व की जरूरत है, क्योंकि आपकी मिट्टी में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक पोषक तत्व हैं। लेकिन आपको प्रयास करना है कि जो हम पहले प्रयास करते थे, प्रयास ये करते थे कि हमारी मिट्टी में वो बहुत सारे मित्र जीवाणु पहले से ही रहते हैं। वैसे तो लाखों की संख्या में जीवाणु हमारी मिट्टी में है, लेकिन हमने कुछ कारणों से, कुछ लालच बस, कुछ भ्रांतियां बस, कुछ अनावश्यक रासायनिक खादों के प्रयोग करके हमने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग करके उन्हें मृत प्राय कर दिया, उनकी संख्या को घटा लिया। लेकिन हमें तो उनको पुनर्स्थापित करना है। बहुत सारे मित्र जीवामृत के रूप में कुछ थोड़े से जीवाणु को सक्रिय कर रहे हैं, लेकिन इनको हम दूसरे रूप से भी सक्रिय कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी में 3-4 जीवाणु के बारे में तो आज हर मित्र को मालूम है। जैसे कि राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, एसोपरलियम, ये सारे ऐसे जीवाणु हैं जो हमारी मिट्टी में वातावरण की नाइट्रोजन को सोख कर, ग्रहण करके स्वयं नाइट्रोजन को उपयोगी बनाने में मदद करते हैं। ये स्वयं नाइट्रेट आदि ऐसे जो बायोकेमिकल्स हैं, जो हमारी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यूरिया को हमारी फसलों के पौधे सीधे सीधे उपयोग नहीं कर पाते। हम जिस यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिस डीएपी का प्रयोग करते हैं, उसकी जो नाइट्रोजन है, वो भी पहले उपयोगी फॉर्म में चेंज होती है, बदलती है, फिर हमारी फसलें उसको ग्रहण कर पाती है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन के माध्यम से प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है, जो अनुवांशिक संरचना है, सेल डिवीजन का कार्य जिसको कहते हैं, ग्रोथ का कार्य करती है, क्योंकि सेल डिवीजन के बिना ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ नहीं होगी तो पौधों का विकास नहीं होगा, पौधों पर नई पत्तियां नहीं आएंगी, नई शाखाएं नहीं निकलेंगी, और शाखाएं पत्तियां नहीं निकलेंगी तो फिर हम फूलों की कैसे आशा करेंगे, और फूल नहीं निकलेंगे तो बीज की, फल की कैसे आशा करेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया के लिए नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। और नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो हर प्राणी के लिए, जीवित और जीव सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी फसलों के लिए, हमारे पेड़ों के लिए मूल्यवान है, और स्वयं हमारे लिए भी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि हमारे शरीर का विकास भी बिना नाइट्रोजन, बिना प्रोटीन, बिना अमीनो एसिड के संभव नहीं है। तो यदि हमने फसल का उत्पादन भी लेना, अपनी फसल को सुरक्षित भी रखना है, रोगों से बचाना भी है, तो या तो हम यूरिया के रूप में उनको नाइट्रोजन प्रदान करें, या फिर प्राकृतिक नाइट्रोजन को उपयोगी बनाएं। तो प्राकृतिक नाइट्रोजन को उपयोगी बनाने के लिए ये 3-4 जो मैंने जीवाणु बताए, जो सूक्ष्म जीव बताए, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनकी मदद से अपने खेतों की नाइट्रोजन संबंधी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे जीवाणु हमारे मिट्टी में रहते हैं जो फास्फोरस को भी उपयोगी बनाते हैं, पोटासियम की भी सक्रियता को बढ़ाते हैं, कैल्शियम, जिंक आदि के जो उपयोगी पोषक तत्व हैं हमारी मिट्टी में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन कुछ कारणों से, जैसे कि हमने अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया, तो उसके कारण हमारी मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब हो गया, वो एल्काइन हो गई, वो क्षारीय हो गई या फिर अम्लीय हो गई। ज्यादातर वो क्षारीय बनी है। तो क्षारीयता में भी ये जो पोषक तत्व हैं, इसमें चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, सल्फर है, कैल्शियम, ये सब निष्क्रिय चली हैं। ये किसी ना किसी दूसरे रासायनिक तत्वों के साथ मिल के अब असक्रिय अवस्था में चलेगी, तो उनको सक्रिय करने का कार्य फिर भी इन जीवाणु के पास रहता है। और जब तक जीवाणु हमारी मिट्टी में नहीं है, तब तक आप कितना भी खाद प्रयोग कर ले, कितनी भी चीजों का प्रयोग कर ले, आपकी फसलों में वो ग्रोथ नहीं आ पाएगी, वो उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हम तो जानते हैं कि जब हमारी मिट्टी में पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन रहता था, ऑर्गेनिक कार्बन मुख्य रीढ़ है ऐसे पोषक तत्वों को उपयोगी बनाने के लिए। मैं कई बार पहले भी कर चुका हूँ। यदि आपको 1 यूनिट नाइट्रोजन का प्रयोग करना है, तो आपकी मिट्टी में 43 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑर्गेनिक कार्बन निकलता है।
इस तरह यदि आपकी मिट्टी में हमें कैल्शियम को सोखना है, हमारी फसलों को मिट्टी से कैल्शियम को उपयोगी रूप में ग्रहण करना है, तो उसके लिए 364 यूनिट के आसपास जो ऑर्गेनिक कार्बन के अणु की जरूरत पड़ती है। तो ऑर्गेनिक कार्बन बहुत महत्वपूर्ण और अध्ययन कहते हैं, और ये बात यथार्थ भी है। आप स्वयं इसके बारे में जानते होंगे, जब हमारी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन रहता था, तो हमें किसी खाद के बिना भी अच्छा उत्पादकता मिल जाती थी। तो हमें यदि मिट्टी को उपयोगी बनाना है, तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की बढ़त करनी है और जीवाणु को सक्रिय करना है। और जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी स्तर पर पहुंच जाता है, जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, तो अचानक मिट्टी के अंदर हमारे केंचुए भी सक्रिय हो जाते हैं। कुछ दूसरे जीवाणु, दूसरे कीट भी आ जाते हैं जो मिट्टी को उपयोगी बनाने में मदद करते हैं। मिट्टी के अंदर जब माइक्रोब्स गतिविधियां बढ़ती हैं, केंचुए की सक्रियता बढ़ती है, ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बढ़ता है, तो मिट्टी की कठोरता भी दूर हो जाती है। फिर मिट्टी के अधिक गहराई तक ऑक्सीजन का आवागमन भी सक्रिय हो जाता है। तो ऐसे में मैंने जैसे कहा कि आपको यदि रासायनिक रूप से यूरिया का प्रयोग नहीं करना, डीएपी का प्रयोग नहीं करना, एमओपी का प्रयोग नहीं करना, एसएसपी का प्रयोग नहीं करना, तो उसके लिए अपनी आपकी मिट्टी में उन सूक्ष्म जीवाणु को सक्रिय करने की जरूरत है, ऑर्गेनिक कार्बन को विकसित करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए करना यही है कि हम गोबर की खाद का प्रयोग करें। यदि हमें देसी गाय मिल जाए, देसी गाय के गोबर मिल जाए, तो उसके गोबर को खाद के रूप में बदलें। गोबर एक अकेला ऐसा साधन है जो हमारी मिट्टी की सारी आवश्यकताओं को सहजता से पूरा कर देता है। गोबर में कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की भी क्षमता है, मिट्टी को सूखने की क्षमता है, पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने की क्षमता है, और गाय के गोबर में तो हर पोषक तत्व सहजता से उपलब्ध है। तो गाय के गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, फसल अवशेषों का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके खेत फसलों से रिक्त रहते हैं, जैसे कि गर्मियों में अप्रैल के आसपास, वैशाख में हम गेहूँ काट लेते हैं, तो गेहूँ काटने के बाद अपने खेतों में ढैंचा लगा सकते हैं। आप मूंग की दाल का प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी फसल ले सकते हैं। मूंग के अलावा अरहर का प्रयोग कर सकते हैं सर्दियों में, जब आप गेहूँ लगाते हैं, जब आप सरसों लगाते हैं, तो उसके साथ में आप मटर की फसल ले सकते हैं। इनके अलावा भी अरहर का प्रयोग, उड़द का, मूंग का, मसूर का, दलहन का उपयोग कर सकते हैं, तिलहन का प्रयोग कर सकते हैं, आप चने की फसल ले सकते हैं। इन सब से इन सब फसलों की जड़ों में ऐसे नेमाटोड्स रहते हैं, ऐसी गांठें रहती हैं जिनमें ये जो मैंने सूक्ष्म माइक्रोब्स कहे ज्यादा मात्रा में सक्रिय रहते हैं। ये ऐसी फसलें हैं जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस या दूसरे पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। तो आप अपनी फसलों के साथ में इनको सह फसल के रूप में प्रयोग करें। दूसरा, आप ढैंची का भी प्रयोग करें। साथ ही मेड़ों पर आप कुछ दूसरे पेड़ भी लगाएं, इसमें नीम हो सकता है, अनार हो सकता है, अमरूद हो सकता है, आम हो सकता है, जामुन हो सकता है। आप और दूसरे फसलों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में यदि आप मिश्रित खेती का प्रयोग करेंगे, मिश्रित खेती बहुत उपयोगी है। आप अपने खेतों में एक ही फसल को बार बार रिपीट मत करो। आप जब भी अपने खेतों में एक ही फसल को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि हमारे किसान भाई कर रहे हैं, अधिकांश देश में गेहूं, चावल, आलू, इनका एक क्रम चल गया है। गेहूं लेंगे, गेहूं कटेगा, चावल ले लेंगे, चावल कटेगा, आलू लगा देंगे, आलू लगे, तो उसके बाद या फिर बहुत जगह गन्ने को भी रिपीट करे जा रहे हैं। गन्ने का तो 4-5-6 साल तक चलने वाली फसल है। कॉटन के साथ भी यही है। और जहाँ जहाँ हमने लगातार इन फसलों को लिया है, वहाँ की मिट्टी एक तरह से बंजर हो गई है। तो हमें ये क्रम तोड़ना पड़ेगा, मिश्रित फसलों का उपयोग करना पड़ेगा। मिश्रित फसलों का प्रयोग करने से हम मिट्टी की जो उपजाऊपन को फिर से स्तर कर सकते हैं। इससे उपज नहीं घटेगी, क्योंकि कुछ तरीके अपनाने की आवश्यकता है। हम कुछ तरीके अपनाएंगे, हमारी उत्पादकता भी बढ़ेगी। हमारे पास जो लागत का बोझ है, खेती में लागत बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है तो आय नहीं हो रही है, हम कर्जदार होते जा रहे हैं। तो उससे निकलने का यही रास्ता है। और यदि हम आश्रित हो रहे हैं दूसरी चीजों पर, क्योंकि देखने में आया है रासायनिक खादों पर आश्रितता बढ़ती जा रही है, रासायनिक खादों के निरंतर उपयोग से मिट्टी के अंदर जो रोग कारक जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ गई है। कई तरह के ऐसे सूक्ष्म जीव हम मिट्टी में फलने फूलने लगे हैं जो मिट्टी में कई तरह के रोगों की शुरुआत कर देते हैं।
अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करने के बावजूद भी हमारी फसल की जो उत्पादकता घट रही है, रोग बढ़ रहे हैं, रोगों के लिए हम फिर कीटनाशक खरीदते हैं। आजकल तो खरपतवारों को नाश खत्म करने के लिए भी खरपतनाशियों का प्रयोग हो रहा है, ये अतिरिक्त बोझ है। और इसके बावजूद भी न केवल उत्पादकता घट रही है, बल्कि हमारी फसल की जो लाइफ स्पैन है, जो जीवन अवधि है, वो घट रही है। फसलें स्वादिष्ट नहीं है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू घट रही है, वो और दूसरे परिणाम दे रहे हैं। तो इन सबसे बचने के लिए और हमें रासायनिक खादों का कम मात्रा में प्रयोग करना पड़े, यूरिया का प्रयोग, डीएपी का प्रयोग, एमओपी का प्रयोग ना करना पड़े, तो उसके लिए सूक्ष्म जीवाणुओं को सक्रिय करने की जरूरत है। उसके लिए गोबर घास का प्रयोग कर सकते हैं, और मैं इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ। कुछ दूसरे भी ऐसे सहज जो घरेलू उपाय उनकी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।